हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र जोशी, फाउंडर एंड डायरेक्टर आरजे क्लासेस, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस पर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमारा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, व्यूज़ बढ़ रहे हैं वीडियोज़ पर, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा और हम आपके लिए नए नए वीडियो यहाँ पर डालते रहेंगे। आप घर पे सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। स्टूडेंट्स, कई दिनों से कुछ डिमांड आ रही थी कि सर 12th के कुछ टॉपिक आप डालें, ताकि हमारा भी कुछ 12th के टॉपिक भी कवर हो जाए। मैं अभी 10th के टॉपिक कुछ डाले थे इससे पहले, तो डिमांड आ रही थी कि 12th के कुछ टॉपिक्स भी डालें। सो कल से शुरुआत हो चुकी है 12th के टॉपिक भी। एक बायोलॉजी का हमने लास्ट वीडियो में हमारा एक बायोलॉजी का एक टॉपिक डाला है, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी आप देखें ज़रूर। और आज मैं यहाँ पर एक नया टॉपिक लेने जा रहा हूँ, फिजिक्स से रिलेटेड। फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, बने रहिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स के साथ और अच्छे से ये आपको क्लियर करने जा रहा हूँ ये टॉपिक। सो आज का अपना पहला टॉपिक है 12th का, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। सो स्टूडेंट्स, ध्यान देवें इधर, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम इसके अंदर जो हेडिंग देखने जा रहे हैं वो है विद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युतिकी क्या होता है उसे समझना जरूरी है। विद्युतिकी क्या होता है स्टूडेंट्स? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेश तथा आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मीन्स, फिर से ध्यान देवें, विद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर क्या किया जाता है, आवेश और आवेशों के मध्य होने वाली आवेश के बारे में जानकारी हम इसके अंदर हमें मिलती है। आवेश से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है, मीन्स आवेश क्या होता है, आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, आवेश से रिलेटेड कितने नियम दिए गए हैं, क्या होता है जब आवेश स्थिर अवस्था में हो, क्या होता है जब आवेश गतिशील अवस्था में हो, वगैरह वगैरह। मीन्स टोटल जब आवेश की कुंडली निकालनी है तो कुल मिला के हम विद्युतिकी को प्रेफर करते हैं। और आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं मीन्स उनमें आपस में होने वाली क्रियाएं क्या हैं, वो सारी की सारी जानकारी हमें किसके अंदर मिलती है, विद्युतिकी के अंदर मिलती है। सो विद्युतिकी को यहाँ पर हमने वापस दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है अपना स्थिर विद्युतिकी और दूसरा है आपका गतिक विद्युतिकी। सो स्थिर विद्युतिकी क्या है? स्थिर विद्युतिकी की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बड़ी आसान सी बात समझाई है इसके अंदर कि विद्युतिकी की एक शाखा है जिसके अंदर हम स्थिर आवेशों से रिलेटेड बात करेंगे। जब आवेश अपना स्थिर अवस्था में हो तो कौन से लॉ एप्लीकेबल है, कौन से रूल्स इससे रिलेटेड है, जो भी है इससे रिलेटेड, वो सब स्थिर विद्युतिकी के अंदर पढ़ेंगे। और दूसरा जो इसका टाइप आता है वो आता है गतिक विद्युतिकी। सो गतिक विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें हम गतिशील आवेशों के मध्य होने वाली अनुक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। सो स्टूडेंट, बड़ा आसान था, नाम से ही पता चल रहा था। स्थिर विद्युतिकी स्थिर आवेशों से रिलेटेड बात होगी, यहाँ पर गतिक विद्युतिकी गतिशील आवेशों से रिलेटेड बात होगी। हम जो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके अंदर पूरा का पूरा टॉपिक्स हमारा जो आगे कंटिन्यू होगा वो होगा स्थिर विद्युतिकी के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र तक समझने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले बेसिक क्लियर होना जरूरी है। और सबसे फर्स्ट बेसिक हेडिंग आ रही है हमारी विद्युत आवेश। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है विद्युत आवेश? ध्यान से सुने। किसी भी वस्तु का वह गुण, विद्युत आवेश क्या होता है? किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, उसे ही कहते हैं हम विद्युत आवेश। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, क्या बोला मैंने यहाँ पर विद्युत आवेश के बारे में? यह किसी वस्तु का एक गुण है जिसके कारण यह किसी दूसरी आवेशित वस्तु को या तो आकर्षित कर पा रही है या फिर उसे प्रतिकर्षित कर पा रही है। सो दूसरी वह वस्तु जिसको आकर्षित या प्रतिकर्षित किया जाना है, उसके ऊपर चार्ज का होना कंपलसरी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या बोला था आपको कि किसी अन्य आवेशित वस्तु को, अन्य आवेशित वस्तु मतलब जो भी वस्तु दूसरी है उस पर चार्ज का होना कंपलसरी, आवेश का होना कंपलसरी है। सो विद्युत आवेश के बारे में हमें पता चल गया कि वस्तु का गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को, किसी अन्य आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित पा रहा है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवेश को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है यहाँ पर। एक होता है आपका धनात्मक आवेश और दूसरा है यहाँ पर ऋणात्मक आवेश। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है धनात्मक और ऋणात्मक आवेश? ध्यान से सुनते हैं। इससे पहले मैं कुछ बेसिक बात करता हूँ। आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सुना होगा। इलेक्ट्रॉन की जब बात की जाती है तो हम सिंपली ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है।
प्रोटॉन की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि न्यूट्रल है। सो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ धनात्मक आवेश की। धनात्मक आवेश क्या होता है? धनात्मक आवेश किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी, यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, हम क्या बात करने जा रहे हैं, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी की बात करने जा रहा हूं मैं। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी किसके रेस्पेक्ट में? प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में। सो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी किसके सापेक्ष बात करने जा रहा हूं मैं यहाँ पर? प्रोटॉन के सापेक्ष। तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन है कम, सो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ प्रोटोनों के सापेक्ष, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, तो हम बोलेंगे कि वह वस्तु जो है वो क्या है, धनावेशित है। सो यहाँ पर सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी की बात करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन, तो मैं बोलूँगा कि वस्तु धनावेशित है। दूसरा आता है यहाँ पर आपका ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश के अंदर मैं क्या बोलूँगा स्टूडेंट्स, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की बात करूँगा। फिर से वही बात, किसके रेस्पेक्ट में? प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, प्रोटॉन के सापेक्ष। सो इस बार अपन क्या बोलेंगे कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रोटॉनों के सापेक्ष, इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है किसके कंपेयर में? प्रोटॉन के कंपेयर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि वह वस्तु क्या है, आपकी ऋणावेशित है। सो इस तरीके से विद्युत आवेश के दो पार्ट्स, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। सो स्टूडेंट्स, नाउ हमें आगे बढ़ना है। हम जो बेसिक कुछ छोटी क्लासों में भी कभी पढ़ चुके होंगे, वही हेडिंग अब अगली अपने आने वाली है। सो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आवेशन की विधियाँ, किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आवेशन की 3 विधियाँ बताई गई है हमारे पास। फर्स्ट है जिसमें घर्षण के द्वारा, सेकंड है जिसके अंदर चालन या जिसे आप बोल सकते हैं संपर्क के द्वारा, और तीसरी विधि है प्रेरण के द्वारा। तो हम एक एक करके इन तीनों विधियों को समझेंगे। फर्स्ट विधि घर्षण के द्वारा, तो सिंपली इसमें तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें। घर्षण द्वारा कैसे कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। इसमें सिंपली बात करती है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आप जब आपस में रब करते हैं या फिर आपस में रगड़ते हैं, तो जो विद्युत यहाँ पर उत्पन्न हो रही है उस विद्युत को अपन ने क्या नाम दिया, यहाँ पर घर्षण विद्युत नाम दिया है। सो घर्षण से क्या होता है कि घर्षण से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने पर इलेक्ट्रॉन त्याग रही वस्तु धनावेशित और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। मेरी बात को ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, कि जब दो वस्तुओं को आप आपस में रब कर रहे हैं, जब दो वस्तुओं को आप आपस में रगड़ रहे हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो वस्तु तो हो जाएगी आपकी धनावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, आपका ऋणावेश आ जाएगा। फिर से ध्यान से समझे इसको, कि जैसे मान लो एक ये वस्तु है मेरे पास और एक ये वस्तु है, जब आपस में इनको रब किया तो सपोज दैट जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मान लो यहाँ से इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। मतलब ये वस्तु तो हो जाती है धनावेशित, और ये इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु पर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर जो वस्तु इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है उस वस्तु के ऊपर आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज। मीन्स ये वस्तु क्या हो जाती है, आपकी ऋणावेश हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कांच की छड़ या फिर कांच की छड़ और एक रेशम का कपड़ा, जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि कांच की जो छड़ होती है, कांच की छड़, उसके ऊपर तो आ जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, इसके ऊपर क्या आ जाता है, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो ये थी आपकी पहली विधि घर्षण के द्वारा। आपने बहुत सारे बेसिक एग्जांपल्स अपने डेली लाइफ में देखे हुए हैं इसके भी। जैसे आप सूखे बालों में बार बार अगर कंघा घुमाते हैं तो कुछ समय बाद आपके बाल कंघे के साथ खींचने लगते हैं, या फिर छोटी क्लास में हमने कुछ देखा होगा, जैसे कुछ कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके एक स्केल को किसी कपड़े पर रब करके उसके पास लग जाते हैं, तो वो टुकड़े जो हैं स्केल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है डेली लाइफ में इसके। सो फर्स्ट विधि होगी आपकी घर्षण के द्वारा। सेकंड विधि है आपकी चालन या
संपर्क द्वारा। सेकंड विधि में क्या बोल रहा हूँ मैं, चालन या संपर्क द्वारा। सो इस विधि को अपन एक एग्जांपल से समझेंगे स्टूडेंट्स। चालन या संपर्क विधि के अंदर क्या होता है, सो देखते हैं। मैंने आपके सामने बोर्ड पर कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं। सो इसके अंदर क्या बोला गया है कि संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में से एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधे आवेश मीन्स धन या फिर ऋण, कोई सा भी आवेश हो सकता है, स्थानांतरण को संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे मान लो किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया जाता है और आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ होता है, तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, चालन या फिर संपर्क द्वारा आवेशन बोल रहे हैं। सो आवेशित वस्तु में चालन में समान प्रकृति के आवेश का स्थानांतरण निहित है। मीन्स यहाँ पर अगर बात की जाए जैसे, तो जो आवेशों के हम स्थानांतरण की बात कर रहे हैं वो समान आवेशों के समान प्रकृति के आवेशों की यहाँ पर बात करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक कुचालक स्टैंड लिया है, उस कुचालक स्टैंड के ऊपर जैसे एक ये अनावेशित गोला ले लिया है और दूसरा यहाँ पर एक धनावेशित गोला ले लिया जिस पर क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। जब मैंने क्या किया, इन दोनों गोलों को आपस में संपर्क में लेकर आया, तो यहाँ पर सेकंड डायग्राम में आपको भी बताया कि संपर्क में वस्तु है। जब इन दोनों गोलों को मैं आपस में क्या करके लाया, संपर्क में लेके आया, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रतिकर्षण की वजह से, यहाँ समान प्रकृति के आवेश हैं इसके ऊपर, तो प्रतिकर्षण की वजह से ये आवेश क्या करते हैं, एक गोले से दूसरे गोले की तरफ क्या होता है, स्थानांतरित होना प्रारंभ करते हैं यहाँ पर। सो जैसे ही यहाँ पर यह आवेश इधर से इधर स्थानांतरित होना स्टार्ट करते हैं, लास्ट में जब हम क्या करते हैं, इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर देते हैं, तो दोनों ही गोलों पर यहाँ पर क्या हो जाता है, समान प्रकृति का आवेश अवेलेबल हो जाता है। तो लास्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों ही गोले जो यहाँ पर क्या है, धनावेशित हो चुके हैं, अपने धनावेशित आवेश दोनों के ऊपर आ चुका है। तो ये थी अपनी सेकंड विधि जिसे मैंने बोला है चालन या संपर्क के द्वारा। और थर्ड विधि जैसे हम बोल रहे हैं प्रेरण के द्वारा। सो चालन और संपर्क दोनों में प्रेरण के अंदर, चालन और प्रेरण के अंदर दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस ये है कि इसके अंदर वस्तुओं को अपने को संपर्क में लाना पड़ रहा है और इसके अंदर हमें दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाने की आवश्यकता नहीं होती है। सो प्रेरण द्वारा समझते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर क्या बोला जाता है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा, क्या बोला जा रहा है कि एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर, कोई अनावेशित वस्तु की बात करूंगा मैं, स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेरण। बड़ी सिंपल सी बेसिक सी बात बोली है इसके अंदर इसने कि कोई एक आवेशित वस्तु है, उसके द्वारा किसी अनावेशित वस्तु पर हम विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर सक रहे हैं, इसे क्या कर रहे हैं, हम प्रेरण के द्वारा आवेशन बोल रहे हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने कुछ डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम नंबर 1 के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास क्या है, एक धनावेशित छड़ है जिसके ऊपर क्या है, आपका धनावेश है। सेकंड डायग्राम के अंदर मैंने आपको क्या बता रखा है, ये आपकी जो धनावेशित छड़ थी, इसके पास मैंने क्या किया, एक उदासीन छड़ को लेके आया हूँ मैं। उदासीन छड़ का मतलब क्या हो गया कि जितने नेगेटिव चार्जेस हैं उतने के उतने यहाँ पर क्या हो, नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस भी हो। तो जैसे ही मैं यह उदासीन छड़ इस धनावेशित छड़ के पास लेके आता हूँ तो क्या होता है, आकर्षण की वजह से ये नेगेटिव की लेयर इस तरफ बन जाती है और पॉजिटिव की लेयर सारी के सारे इस तरफ बन जाती है। और ये जो पॉजिटिव की लेयर है ये प्रतिकर्षण की वजह से सारे के सारे चार्जेस इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो अब मुझे क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर, जब मैं यहाँ पर ये जो आपको सेकंड जो उदासीन छड़ दिख रही है, इसका बाहरी सिरा, अगर ये वाला जो सिरा है अगर मैं भू संपर्कित कर दूं यहाँ पर, तो ये सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर अपने पास इस सेकंड डायग्राम में जो दिख रहा था, वो सारा का सारा चार्ज क्या हो जाता है, यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाता है, भू संपर्कित हो जाता है। सो अंदर वाली लेयर के ऊपर केवल और केवल क्या हो जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बच जाता है। और जब हम यहाँ से भू संपर्कन को हटा देते हैं, और छड़ को अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अंदर वाली इस रोड के ऊपर केवल और केवल नेगेटिव चार्ज, आपका ऋणावेश केवल यहाँ पर क्या हो जाता है, बच जाता है। तो इस तरीके से जो आपकी उदासीन छड़ थी उसके ऊपर इस बार अब क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक इस विधि के थ्रू ऋणावेश आपके पास आ गया है। सो ये आपकी थी तीसरी विधि जिसे हमने बोला है प्रेरण द्वारा। तो ये तीनों विधियाँ बड़ी सिंपल थी। पहले के अंदर दो वस्तुओं को आपस में रखा जाता है, दूसरी में संपर्क में लाके वस्तुओं को, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, और थर्ड के अंदर बिना संपर्क में लाए किसी आवेशित वस्तु की सहायता से किसी भी अनावेशित वस्तु को विपरीत प्रकृति का आवेश हम दे सक रहे हैं। सो ये तीन विधियाँ। और नाउ नेक्स्ट रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी से पहले हम आवेश के बेसिक मात्रक, इसकी विमा वगैरह, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं।
सो स्टूडेंट्स, 12th क्लास के अंदर आपको, जब आप 11th में बेसिक पढ़ के आए हैं किसी भी भौतिक राशि की विमा, मात्रक, ये सब कैसे निकाले जाते हैं, तो उसके अंदर अंदर हम जब 11th क्लास के टॉपिक्स और डालें, अगर किसी को दिक्कत हो तो वहाँ पे आप देखें। यहाँ पर बात की जाती है जब आवेश के मात्रक की, तो आवेश का जो मात्रक होता है स्टूडेंट्स, वो निकालना बड़ा ही आसान है। जब हमने 11th क्लास के अंदर सीखा था तो हमें एक बेसिक डेफिनेशन वहाँ पे पढ़ी थी कि विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा मतलब आई। सो आवेश, विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर, विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर मतलब प्रति सेकंड कितने आवेश किसी चालक से प्रवाहित कर रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। तो अगर यहाँ से Q की वैल्यू निकाली जाए तो Q इक्वल टू हो जाता है I इंटू टी। सो सबसे पहले इस फॉर्मूले के हिसाब से ही इसका जो मात्रक बन जाता है वो बन जाता है आई को हम मेज़र करते हैं एम्पियर में, करंट विद्युत धारा को किस में मेज़र किया जाता है, एम्पियर में, और समय को मेज़र किया जाता है यहाँ पर सेकंड में। सो आपका फर्स्ट मात्रक यहाँ पर क्या बन गया, एम्पियर इंटू सेकंड बन गया। सेकंड जब मात्रक की बात की जाती है, इसका ऐसा ही पद्धति के अंदर सेकंड मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और थर्ड इसका जो मात्रक है स्टेट कूलाम या फिर फ्रैंकलिन, ये सीजीएस पद्धति के अंदर है, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। सो आपको बेसिकली ये वाला मात्रक याद रखना है। ऐसा ही पद्धति के अंदर जो मात्रक है कूलम, इसको हमेशा आपको याद रखना है। कुछ ध्यान रखने लायक बातें और हैं, जिसके अंदर आता है कि 1 कूलम जो होता है, 1 कूलम होता है आपका 3 × 10⁻⁹ ESU। एक कूलम कितना, 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के इक्वल होता है। और इसी तरीके से एक फेराडे जो है वो आपका 96500 कूलम, 6500 कूलम के इक्वल होता है। फेराडे भी यहाँ पर क्या है, आवेश का ही एक अन्य मात्रक है। इसी तरीके से अगर मैं आवेश की विमा की अगर बात करूँ, सो विमा निकालने के लिए भी वही फॉर्मूले के ऊपर जाना है हमें सीधा। अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर अपना, Q इक्वल टू I इंटू टी। आई की अगर मैं बात करूँ तो हम इसका विमा के रूप में जब इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो I को हम A1 से शो करते हैं, और टी की जब बात करता हूँ, समय को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T1 से। सो हमारा बेसिक यहाँ पर जब इसका पूरा विमीय सूत्र जब हम लिखते हैं तो विमीय सूत्र क्या बनेगा, M तो हो जाएगा आपका 0, L भी हो जाएगा यहाँ पर 0, समय के लिए कितना आ रहा था यहाँ पर T1, और इसके लिए कितना आ रहा है अपना यहाँ पर A1 आ रहा है। सो ये हो गई आपकी आवेश की विमा हो गई। इसी तरीके से हमें कुछ छोटी छोटी बेसिक्स चीज़ों पे भी फोकस करना है। मैं आपको बता देता हूँ सामने, जो आपके न्यूमेरिकल पर्पस वगैरह से इम्पोर्टेंट है। ये बिल्कुल आपको बेसिक के हिसाब से इस चैप्टर को समझेंगे तो आपको इस चैप्टर को आगे तक पूरा समझने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे आसानी से हो जाएंगे आपके। सो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे 1 माइक्रोकूलम है। 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू होता है अपना 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। दूसरा अब अगर मैं बात करूँ 1 नैनोकूलम होता है 10⁻⁹ कूलम के इक्वल होता है। तीसरा आता है आपका 1 पिकोकूलम इज इक्वल टू होता है 10⁻12 कूलम के इक्वल होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बेसिक्स चीज़ें आपको याद रखनी है, ताकि जब भी न्यूमेरिकल में आपको माइक्रोकूलम, नैनोकूलम, पिकोकूलम में कुछ दिया हो तो आप उसको कूलम में कन्वर्ट कर सकें। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें। अगर आप जैसे कुछ 12th का कुछ चैप्टर पढ़ रहे हैं और बेसिक के साथ नहीं पढ़े तो कोई मज़े वाली बात नहीं है। सो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें। जैसे मैं बात करता हूँ QE, QP, QN, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये है प्रोटॉन पर आवेश और ये है न्यूट्रॉन पर आवेश। सो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है स्टूडेंट्स, वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। इसी तरीके से जब प्रोटॉन पर आवेश की बात करता हूँ तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। केवल साइन का यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। और जब बात करता हूँ न्यूट्रॉन पर आवेश की, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन। तो इस पर ऊपर कोई आवेश नहीं होता, मतलब आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ कुछ और बेसिक्स की बात करता हूँ, जैसे ME, MP और MN। यहाँ पर ME क्या है, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये है अपना प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये है न्यूट्रॉन का। तो इनकी वैल्यू कितनी कितनी होती है, ध्यान से देखना स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इसी तरीके से प्रोटॉन का जो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg।
और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग इसके इक्वली होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि mn जो रहता है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल होता है किसके, mp के। स्लाइटली न्यूट्रॉन का मास जो होता है स्लाइटली ग्रेटर होता है थोड़ा सा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल होता है, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कुछ बेसिक्स वैल्यू जो है आपको हमेशा माइंड के अंदर फिट होनी चाहिए, ताकि कहीं पर भी अगर न्यूमेरिकल वगैरह आए तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अच्छे से वीडियो को देखें पूरा और अच्छे से समझे सारी टर्म्स वगैरह आज जितनी भी बताई है। कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बतावें, या फिर मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिएगा 9928483580। आप इस पर भी मुझे कोई भी आपकी इंक्वायरी वगैरह है तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए हमें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर कर दें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक स्टूडेंट्स को पहुंचाने की कोशिश करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और थैंक यू स्टूडेंट्स।